हेलो स्टूडेंट्स। कार्ल पॉपर के राजनीतिक विचारों के ऊपर हमारी जो चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये जानेंगे कि कार्ल पॉपर के द्वारा प्रजातांत्रिक समाज का समर्थन किन आधारों पर किया गया है, जिसको वो खुले समाज का नाम देते हैं। एक तरफ तो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था को बंद समाज मानते हुए पॉपर ने उसकी आलोचना की है, तो दूसरी तरफ आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्यों को उन्होंने खुले समाज का उदाहरण बताया है और नाना कारणों से ऐसे समाजों की, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की प्रशंसा की है, उसका समर्थन किया है। और इस संदर्भ में उन्होंने खुले समाज की या जनतांत्रिक समाज की कुछ खास विशेषताओं का भी उल्लेख किया है और इस बात पर जोर दिया है कि समसामयिक विश्व में खुले समाज के निर्माण के लिए दुनिया के ऐसे राज्यों में जहां पर खुले समाज नहीं है, वहां भी खुले समाज के निर्माण के लिए कुछ मूल्यों और संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। आधुनिक जनतांत्रिक समाजों को उन्होंने खुले समाज के रूप में देखा और इन्हें राजनीतिक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया। यानी ये माना कि प्रजातंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था अब तक कोई नहीं है। जितना भी राजनीतिक विकास हुआ है, शासन व्यवस्थाओं का विकास हुआ है, राजतंत्र से लेकर निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, उन सब में जो उदारवादी लोकतंत्र है, जो पूंजीवादी समाजों की विशेषता है, जो ज्यादातर पश्चिमी देशों में पाया जाता है, उसको उन्होंने मॉडल जनतंत्र का उदाहरण दिया है। यहां आपको यह भी जान लेना चाहिए कि लोकतंत्र के और भी रूप हैं। समाजवादी विचारक भी अपनी व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था ही कहते हैं, उसे वो समाजवादी लोकतंत्र का नाम देते हैं। लेकिन पॉपर का झुकाव समाजवादी लोकतंत्र की तरफ नहीं है, बल्कि जो उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उनको वो आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। और क्यों देखते हैं? क्योंकि वो ये मानते हैं कि इन व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है और दूसरी उदारवादी लोकतंत्र में अपनी कमियों को स्वयं ही शांतिपूर्ण ढंग से दूर करने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी व्यवस्था में कोई कमी ना हो। उदारवादी लोकतंत्र में भी कमी हो सकती है, होती है, लेकिन इस व्यवस्था की खासियत यह है कि ये अपनी कमियों को स्वयं ढूंढकर उसका शांतिपूर्ण ढंग से निदान करने की क्षमता रखती है। ये क्षमता किसी और व्यवस्था में नहीं होती। तो एक तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है, दूसरे अपनी कमियों को शांतिपूर्ण ढंग से दूर करने की क्षमता है इसमें, और तीसरी खासियत यह है कि ऐसी व्यवस्था में समाज आर्थिक समृद्धि को तेजी के साथ प्राप्त करता है। चूंकि स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है, खासतौर से आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है, और ये आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। तो पॉपर ये कहते हैं कि इस उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक खुला समाज है, उसमें ये खासियतें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ इसकी एक और विशेषता ये है कि इसमें हर तरह के ज्ञान विज्ञान को खुले रूप में प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि पॉपर ये मानते हैं कि सभी तरह का ज्ञान, जिसमें सामाजिक जीवन का ज्ञान भी शामिल है, वो वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ा हुआ है और स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति अंततः वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर
अर्जित किए गए ज्ञान पर निर्भर है। यानी ज्ञान ही वो आधार है जो समाज को विकास के पथ पर, प्रगति के पथ पर ले जाता है। और ये विकास, ज्ञान का विकास उदारवादी व्यवस्थाओं में संभव हो पाता है, क्योंकि यहीं पर खुला वातावरण मिलता है, तर्क वितर्क का वातावरण मिलता है, वैज्ञानिक पद्धति को, वैज्ञानिक प्रवृत्ति को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, आलोचना प्रत्यालोचना को, तर्क वितर्क को प्रोत्साहित किया जाता है। और इसके आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के आधार पर समाज का विकास किया जाता है। इसलिए आधुनिक जो लोकतंत्र है, उदारवादी लोकतंत्र, वो इस ज्ञान की उपयोगिता से परिचित है और इसीलिए इसने विज्ञान और ज्ञान के संबंधों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यानी पॉपर ये मानते हैं कि उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में ही ज्ञान और विज्ञान का तेजी के साथ विकास होता है, क्योंकि यहीं पर ऐसा माहौल मिलता है। ये माहौल, ये स्वतंत्रता का वातावरण किसी अन्य व्यवस्था में नहीं मिलता, बंद समाज में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो खुले समाज यानी उदारवादी लोकतंत्र का समर्थन किया गया कार्ल पॉपर के द्वारा। इसके साथ साथ प्रजातंत्र को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, इस ओर भी पॉपर ने ध्यान दिया है और इस संबंध में कुछ नए विचारों को प्रतिपादित किया है, जिनमें से एक है न्यूनतम प्रजातंत्र का विचार, मिनिमलिस्ट डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं। इसके अंतर्गत पॉपर ये मानते हैं कि अब तक जितने भी राजनीतिक सिद्धांतकार रहे हैं या राजनीतिविद रहे हैं, उनके सामने आधारभूत प्रश्न ये रहा है कि शासन किसे करना चाहिए, कौन लोग शासक होने चाहिए। पॉपर ने इस प्रश्न के स्थान पर एक नया प्रश्न उठाया प्रजातंत्र को अधिक अच्छा बनाने के लिए। कौन सा प्रश्न? राजनीतिक संस्थानों का गठन किस प्रकार किया जाए ताकि बुरे और अक्षम शासकों को समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। यानी बुरे शासक समाज को ज्यादा हानि ना पहुंचा सके, ऐसा कौन सा संस्थागत सुधार किया जाए, ऐसी कौन सी संस्थागत व्यवस्था को अपनाया जाए, राजनीतिक संस्थाओं का गठन कैसे किया जाए ताकि बुरे शासकों को सत्ता में पहुंचने से रोका जा सके, क्योंकि बुरे शासक सत्ता में पहुंचकर समाज का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इस प्रश्न को मोड़ दिया गया पॉपर के द्वारा, जो पारंपरिक प्रश्न था राजनीतिक सिद्धांतकारों के समक्ष कि शासक कौन हो, कैसे हो, इसके स्थान पर एक नया प्रश्न पॉपर ने उठाया कि कैसे बुरे शासकों को सत्ता में जाने से रोका जा सके। और यहां पर पॉपर ये कहते हैं कि प्रजातंत्र इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, इस प्रश्न का उत्तर देता है। कैसे? क्योंकि यहां पर ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसी संस्थागत व्यवस्था है कि बुरे शासकों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और ये संस्थागत तरीका कैसा है? अहिंसक है और नियमित है। नियमित निर्वाचन का तरीका प्रजातंत्र में पाया जाता है, जिस निर्वाचन के माध्यम से समय समय पर जनता के द्वारा बुरे शासकों को सत्ता से वंचित किया जाता रहा है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में तो शासक एक बार सत्ता प्राप्त कर लिए तो अपनी शक्ति के बल पर आजीवन वो अपने पद पर बने रहते थे। जनता विवश थी, उन्हें चाहकर भी नहीं हटा सकती थी। लेकिन प्रजातंत्र में जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जन प्रतिनिधियों की व्यवस्था जो की गई है, उनके निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई है, उसमें जनता को ये अवसर समय समय पर प्राप्त होता रहता है कि अगर वो विद्यमान शासकों से खुश नहीं है
तो आगे आने वाले इलेक्शन में उनको हटाकर उनके स्थान पर नए शासकों को चुने, क्योंकि व्यवहार में प्रजातंत्र में भी शासन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाता, खास तौर से प्रतिनिधि मूलक जनतंत्र में और दुनिया के विभिन्न देशों में इसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था आज प्रचलित है। तो ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र में भी इस बात की संभावना बनी रहती है कि शासकों के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है, कम से कम कुछ समय के लिए। जब तक उनका कार्यकाल है तब तक वो सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रजातंत्र अन्य व्यवस्थाओं से इसलिए अच्छा है क्योंकि ये दुरुपयोग शासक कुछ समय तक ही कर सकते हैं, सत्ता का दुरुपयोग। उसके बाद वो भी जानते हैं कि उन्हें जनता के समक्ष जनता के वोट के लिए जाना है। ऐसी स्थिति में शासक अपने आचरण को नियंत्रित करते हैं ताकि उनकी छवि जनता के बीच खराब ना होने पाए, क्योंकि खराब छवि उनके राजनीतिक भविष्य को समाप्त कर देगी। आगे आने वाले इलेक्शन में जनता उन्हें प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुनेगी। इस दृष्टि से प्रजातंत्र एक उत्तम व्यवस्था है, एक उत्कृष्ट व्यवस्था है, ऐसा पॉपर मानते हैं, क्योंकि इसमें इस समस्या का समाधान संस्थागत रूप से, अहिंसक रूप से होता है कि बुरे शासकों को कैसे सत्ता से दूर रखा जाए। इसके अलावा पॉपर उदारवादी जनतंत्र का समर्थन अन्य कई आधारों पर करते हैं। एक आधार तो ये है कि निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से जनता बुरे शासकों पर नियंत्रण स्थापित करती है, और दूसरी इस संबंध में एक खास बात पॉपर ये कहते हैं कि जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था द्विदलीय व्यवस्था पर आधारित होती है वो ज्यादा अच्छी है बजाय बहुदलीय व्यवस्था के। कैसे? पॉपर ये मानते हैं कि जहां पर द्विदलीय व्यवस्था होती है वहां पर एक दल सत्ता में आता है और दूसरा दल चुनाव हारकर सत्ता से बाहर रहता है। तो जो विपक्ष में दल रहता है, जो चुनाव हार जाता है, उस राजनीतिक दल को आत्मालोचना का अवसर मिलता है और वो अपनी गलतियों से सीखने को विवश होता है। उसे पता चलता है कि ऐसी कौन सी गलतियां सत्ता में रहते हुए उसने की जिसके कारण जनता ने उसको हार प्रदान की, जनता ने उसको दोबारा नहीं चुना। तो वो अपने अंदर सुधार लाते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और इस सीख की प्रक्रिया का परिणाम ये होता है कि भविष्य में जब इलेक्शन होता है तो वो फिर चुनकर आते हैं और चुने जाने के बाद वो अच्छी नीतियों को निर्मित करते हैं। तो द्विदलीय व्यवस्था के कारण अच्छी नीतियों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि विपक्षी दल को आत्मालोचना का अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत जहां पर बहुदलीय व्यवस्था होती है, खासतौर से जिन देशों में निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है, वहां पर बहुत सारे दलों का विकास होता है और किसी भी एक राजनीतिक दल का सरकार पर नियंत्रण नहीं होता। यानी सरकार मिले जुले दलों से, उनके गठबंधन से बनती है, और ऐसी स्थिति में निर्वाचकों के सामने भी असमंजस की स्थिति होती है। जो बहुदलीय सरकार होती है, गठबंधन पर आधारित सरकार होती है, उसमें उत्तरदायित्व भी कम होता है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल उस गठबंधन सरकार में शामिल होते हैं वो सब अपना उत्तरदायित्व एक दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं, और जनता के लिए भी ये जज करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा राजनीतिक दल, किस राजनीतिक दल के नेता सरकार में उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं, जनता के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। तो सब मिलाकर द्विदलीय व्यवस्था प्रजातंत्र में बहुत प्रभावी नहीं हो पाती, ऐसा पॉपर मानते हैं, और इसीलिए वो द्विदलीय
लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। तीसरे, जैसा कि हमने देखा कि अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र में सरकार में परिवर्तन अहिंसक तरीके से हो पाता है, निर्वाचन के माध्यम से हो पाता है। लास्टली, पॉपर ये आशा करते हैं कि जितनी भी जनतांत्रिक संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र विचार को प्रोत्साहित करती हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज, प्रेस, राजनीतिक दल, सिनेमा, टेलीविजन, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका है जनतंत्र में। और पॉपर ये आशा करते हैं कि समय के साथ ये संस्थाएं अपने आप को समृद्ध करेंगी और आलोचनात्मक चर्चा को प्रोत्साहित करके अधिक तार्किक बनेंगी। अभी कई बार प्रेस पर आरोप लगता है येलो जर्नलिज्म का कि व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति होती, लाभ की प्राप्ति के लिए प्रेस भी कई बार गलत सूचनाओं को प्रसारित करता है। राजनीतिक दल भी सत्ता को प्राप्त करने के लिए कई बार भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेते हैं। ऐसा ही टेलीविजन और सिनेमा के साथ भी होता है। पॉपर ये कहते हैं कि ये संस्थाएं प्रजातंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके अंदर जो बुराइयां आ गई हैं, उन बुराइयों को दूर किया जाना चाहिए और इसके लिए इन संस्थाओं को आत्मालोचना करनी चाहिए, आलोचनात्मक चर्चा और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से ये संस्थाएं अधिक तार्किक बन पाएंगी और प्रजातंत्र में और महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम हो सकेंगी। तो प्रजातंत्र के संबंध में पॉपर का निष्कर्ष ये है कि जनतंत्र में नागरिकों का मुख्य कार्य बुरे शासकों को हटाना है। तो इस तरह से प्रजातंत्र की अच्छाइयों को सामने लाने की कोशिश की गई पॉपर के द्वारा और उन्होंने इस व्यवस्था का समर्थन किया। इसके साथ साथ पॉपर भविष्य की व्यवस्था कैसी हो, कैसे सुधरी हुई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बताते हैं पॉपर, कुछ रणनीतियां बताते हैं। जैसे वो कहते हैं कि जो सार्वजनिक नीति बनाई जाती है राजनीतिक व्यवस्था के धारकों के द्वारा, शासकों के द्वारा, उन नीतियों का उद्देश्य छोटे छोटे स्तरों पर सामाजिक परिवर्तन करना होना चाहिए। पॉपर क्या कहते हैं कि अगर हम एक साथ पूरे समाज में सुधार का विचार लेकर चलेंगे तो ये विचार व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित नहीं हो पाएगा। परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिसे वास्तव में व्यावहारिक धरातल पर लागू किया जा सके। संपूर्ण परिवर्तन की धारणा व्यावहारिक नहीं होती, ऐसा पॉपर मानते हैं और इसलिए पॉपर ने सामाजिक अभियांत्रिकी की, सोशल इंजीनियरिंग की एक नई धारणा प्रस्तुत की। यानी कैसे एक नए समाज का पुनर्गठन किया जाएगा, इस विषय पर अपने विचार दिए और बाकी अब तक की जो धारणाएं थी समाज को बदलने की, चाहे वो प्लेटोवाद हो या मार्क्सवाद हो या हीगलवाद हो, उन सबको पॉपर ने कहा कि ये काल्पनिक धारणाएं थी, ये काल्पनिक सामाजिक अभियांत्रिकी की धारणाएं हैं, काल्पनिक ढंग से समाज में परिवर्तन का लक्ष्य रखती हैं, व्यवहार में इनको नहीं अपनाया जा सकता। सिद्धांततः तो ये कहना बड़ा आकर्षक प्रतीत होता है कि ऐसी व्यवस्था स्थापित होगी, ऐसा आदर्श राज्य स्थापित होगा जैसा प्लेटो ने कहा, दार्शनिक राजाओं के शासन के अंतर्गत, जहां पर पूर्ण न्याय की प्राप्ति हो सकेगी, या मार्क्सवाद के अंतर्गत कहा गया कि
ऐसा साम्यवादी समाज स्थापित होगा जहां पर वास्तविक समानता हासिल होगी और उच्चतर प्रसन्नता हासिल की जा सकेगी। पॉपर ये कहते हैं कि ऐसी धारणाएं काल्पनिक धारणाएं हैं, आकर्षक तो हैं, लेकिन इनमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो अमूर्त हैं। व्यवहार में इनकी प्राप्ति संभव नहीं है। काल्पनिक लक्ष्यों के स्थान पर, अमूर्त लक्ष्यों के स्थान पर पॉपर कुछ ऐसे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन लक्ष्यों की प्राप्ति व्यवहार में संभव है और जिनकी प्राप्ति आवश्यक भी है। समाज के पुनर्गठन के लिए, समाज की इंजीनियरिंग के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के लिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करना जरूरी भी है। इन समस्याओं का समाधान करना आवश्यक भी है। कौन से लक्ष्य, कौन सी समस्याएं? गरीबी दूर करना, जिससे दुनिया जूझ रही है, खासतौर से जो विकासशील राष्ट्र हैं, अल्प विकसित राष्ट्र हैं, वो गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं, हिंसा की समस्या से जूझ रहे हैं। दुनिया के बहुत से देशों में गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हिंसक गुटों का उदय हो रहा है। नवयुवक बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे मानवता के, धरती के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आय की जो विषमता है समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य, दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, उनको दूर किए जाने की आवश्यकता है। तो पॉपर कहते हैं कि ऐसे लक्ष्यों पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, राजवैज्ञानिकों का, समाज वैज्ञानिकों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए, जो व्यवहार में प्राप्त किए जा सकते हो और जिनको प्राप्त करना अनिवार्य है आधुनिक सभ्यता के लिए। ये लक्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं पॉपर की दृष्टि में जब नई सामाजिक संस्थाओं का गठन किया जाए और साथ ही जो संस्थाएं वर्तमान में मौजूद हैं उनमें जो बुराइयां आ गई हैं उन बुराइयों को दूर किया जाए, यानी उनमें सुधार लाया जाए। ये सुधार धीरे धीरे करके हो सकता है, एकाएक नहीं हो सकता। जैसा मार्क्स मानते हैं, क्रांति के माध्यम से एक व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दो, उसके स्थान पर नई व्यवस्था स्थापित करो। पॉपर कहते हैं ऐसा व्यवहार में संभव नहीं है। यहां पर पॉपर उदाहरण देते हैं कि जैसे भौतिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कोई मशीन बनाई जाती है, वो मशीन एक समय तक कार्य करती है, धीरे धीरे उसके कल पुर्जे आउटडेटेड होने लगते हैं, घिसने लगते हैं, उसमें नए सुधार की आवश्यकता होती है। तो उन कल पुर्जों को या तो बदला जाता है या उन्हें सुधारा जाता है और सुधार करके उस मशीन को एक नए मॉडल के रूप में विकसित किया जाता है और ये नया मॉडल पहले वाले की तुलना में अधिक कुशल और प्रभावी होता है। हम आए दिन टेक्नोलॉजी में परिवर्तन को देखते हैं। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है किसी भी फील्ड में, वो पुरानी टेक्नोलॉजी से बेहतर होती है, बेहतर रिजल्ट देती है। तो पॉपर ये कहते हैं ऐसा ही कार्य सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं के क्षेत्र में भी किया जाना चाहिए। जो संस्थाएं पहले से मौजूद हैं लेकिन समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं रह गई हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है, उनमें सुधार किया जाना चाहिए और जरूरत पड़े तो नई संस्थाओं का गठन किया जाना चाहिए। उन्हें नया और प्रभावी रूप दिया जाना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि भारत में पुरानी जो संस्थाएं थी, बहुत सारी संस्थाओं को बदलकर नई संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं या उसका रूप बदला जा रहा है। जैसे योजना आयोग के स्थान पर
नीति आयोग गठित किया गया, जो उसका एक सुधरा हुआ रूप है। तो ऐसे ही पॉपर ये कहते हैं कि जो समाज का पुनर्गठन होगा, राज्य का पुनर्गठन होगा, वो धीरे-धीरे होगा। मौजूदा जो मशीनरी है, उसमें सुधार करके होगा और जरूरत पड़ने पर नई संस्थाओं की स्थापना करके होगा। सामाजिक परिवर्तन प्लेटो की तरह यूटोपियन दार्शनिक राजाओं के शासन से संभव नहीं है और न ही मार्क्स की तरह क्रांति के हिंसक तरीके से संभव है। यहाँ पर पॉपर की धारणा माओ त्से तुंग की स्थायी क्रांति की धारणा से भी भिन्नता रखती है, जिसके अंतर्गत उन्होंने माना कि जीवन के सभी क्षेत्रों में एक साथ और निरंतर क्रांति की जरूरत है, जिसको उन्होंने कहा स्थायी क्रांति। पॉपर इस तरह की स्थायी क्रांति की बात भी नहीं करते हैं, वो धीमे धीमे सुधार की बात करते हैं, छोटे छोटे परिवर्तनों का सुझाव देते हैं और छोटे छोटे परिवर्तनों का ये तरीका उनकी दृष्टि में कोशिश और गलती की प्रक्रिया पर आधारित होगा और कोशिश और गलती की प्रक्रिया पर आधारित होने के कारण ये तरीका कहीं ज्यादा वैज्ञानिक होता है। पॉपर ये कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों में इसी प्रक्रिया के आधार पर कार्य किया जाता है, ट्रायल एंड एरर। इस प्रक्रिया को अपनाते हुए एक समय में एक सिद्धांत स्थापित किया जाता है, फिर समय के साथ उस सिद्धांत का परीक्षण किया जाता है, उसकी कमियों को तलाशा जाता है, उन कमियों को दूर किया जाता है और एक नया सुधरा हुआ सिद्धांत प्रदान किया जाता है। ट्रायल एंड एरर का ये चक्र चलता रहता है और इसका सुपरिणाम मानवता को प्राप्त होता है, क्योंकि मानवता के लिए अधिक उपयुक्त सिद्धांतों का निर्माण होता है, जो सिद्धांत समय विशेष में मानव के जीवन को कल्याणकारी बनाने में सहायक होते हैं। तो इसी प्रक्रिया को समाज विज्ञानों के क्षेत्र में भी, समाज के पुनर्गठन में भी अपनाए जाने की सिफारिश कार्ल पॉपर के द्वारा की गई है कि सार्वजनिक नीति का उद्देश्य समाज में धीरे धीरे परिवर्तन लाना चाहिए, छोटे छोटे परिवर्तन लाना चाहिए। एक समय विशेष में एक संस्था में, कुछ संस्थाओं में परिवर्तन लाने की कोशिश की जानी चाहिए। एक साथ पूरे समाज को परिवर्तित करने की धारणा न तो व्यावहारिक है और न ही वांछित है। इसके साथ साथ पॉपर की एक अन्य राजनीतिक धारणा नकारात्मक उपयोगितावाद की है, निगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म। उपयोगितावाद, जैसा आप जानते हैं कि बेंथम के द्वारा इसका सशक्त प्रतिपादन किया गया, जिसके तहत ये माना गया कि भौतिक सुख की प्राप्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, इसलिए राज्य का उद्देश्य भी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना है। यानी राजकीय नीतियों का, सार्वजनिक नीतियों का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त करना होना चाहिए। ऐसा बेंथम के सकारात्मक उपयोगितावाद के अंतर्गत बताया गया और इस संबंध में बेंथम ने सुख दुख मापक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया, जिसको फेल्सिफिक कैलकुलस के नाम से जानते हैं। और इस कैलकुलस के अनुसार बेंथम ये कहते हैं कि मनुष्य हमेशा उन कार्यों को करने से बचता है जो उसे दुख देते हैं और उन कार्यों की तरफ आकर्षित होता है जो उसे अधिकाधिक सुख प्रदान करते हैं। राज्य को, एक विधान निर्माता को ये चाहिए कि वो इसी कैलकुलस के आधार पर गणना करे कि किन नीतियों से समाज के अधिकांश लोगों को अधिकतम सुख की उपलब्धि हो सकती है। ऐसी ही नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसी ही नीतियों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। पॉपर बेंथम के इस दृष्टिकोण का, इस सकारात्मक उपयोगितावाद का
विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि सार्वजनिक नीतियों का उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? दुख का निवारण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख की प्राप्ति, भौतिक सुख की प्राप्ति की कोई अंतिम सीमा नहीं है। मनुष्य जब एक प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त कर लेता है तो दूसरे प्रकार के सुख की उसकी आकांक्षा बढ़ जाती है। सुख का कोई अंत नहीं होता और न ही सुख की परिभाषा सबके लिए एक जैसी होती है। एक व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता है उसके लिए एक पक्के मकान की प्राप्ति ही सुख है और एक दार्शनिक, उसके लिए सुख क्या है? ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों का सृजन करना जिससे समाज को कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर किया जा सके, समाज को प्रगतिशील बनाया जा सके। एक शोधकर्ता के लिए सुख की परिभाषा निरंतर वैज्ञानिक शोध कार्यों में संलग्न होकर एक तार्किक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत को सामने लाना है। तो सुख की परिभाषा सबके लिए अलग-अलग हो सकती है। भौतिक सुख भी हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए राज्य के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो भौतिक सुख को ध्यान में रखकर, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम भौतिक सुख को ध्यान में रखकर कानून का निर्माण करे। तो पॉपर बेंथम के इस विचार से सहमत नहीं है और ये कहते हैं कि सुख की प्राप्ति के बजाय दुख का निवारण सार्वजनिक नीतियों का उद्देश्य होना चाहिए। और इस विचार को, इस सिद्धांत को पॉपर ने नकारात्मक उपयोगितावाद का नाम दिया, क्योंकि ये किसी चीज का निवारण करता है, दुख का निवारण करता है, न कि सुख की प्राप्ति का सिद्धांत है। और इसके समर्थन में भी पॉपर ने तर्क दिए हैं। क्या तर्क दिए हैं? क्यों दुख निवारण सार्वजनिक नीति का उद्देश्य होना चाहिए? पॉपर ये कहते हैं कि नैतिक दृष्टि से देखने पर दुख की अवधारणा ऐसी है जो ज्यादातर लोगों को अपील करती है, उन्हें संवेदनशील बनाती है। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर मनुष्य का जो मन है वो द्रवित हो जाता है और जब हम किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो हमारे मन में एक संतुष्टि का अनुभव होता है। ऐसा प्रसन्नता के लिए नहीं होता। सामान्य रूप से क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति जो प्रसन्न है, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति निश्चिंत है, ऐसे प्रसन्न व्यक्ति को देखकर हमारे मन में ये चाह नहीं होती कि हम उसकी प्रसन्नता में और ज्यादा वृद्धि कर सकें। जबकि जो दुखी व्यक्ति है उसके दुख को देखकर लगता है कि उसके दुख को दूर किया जाना चाहिए और दुख निवारण करके हम संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तो नैतिक दृष्टि से पॉपर ये कहते हैं राज्य के लिए भी उचित है कि वो सार्वजनिक नीति का निर्धारण लोगों के दुखों के निवारण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर करे। तो यहां पर पॉपर का जो दृष्टिकोण है, जो नैतिक दृष्टिकोण है इस संदर्भ में, नकारात्मक उपयोगितावाद के संदर्भ में, और इस नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर वो राज्य से अपेक्षा करते हैं कि सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण किया जाए। नैतिक मूल्य पर जोर देने के कारण पॉपर ने अनजाने में ही स्वयं को प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। प्लेटो और अरस्तु भी मूल्यों पर जोर देते हैं, आदर्शों पर जोर देते हैं। हालांकि पॉपर प्लेटो के मूल्यवाद के, आदर्शवाद के आलोचक हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि
राज्य के द्वारा सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण दुख निवारण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, तो वहां पर उनका जो तर्क है वो नैतिक तर्क है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि नैतिक दृष्टि से सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा अपील करते हैं। इस दुख निवारण के प्रति राज्य को भी संवेदनशील होना चाहिए और सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो नैतिक मूल्य पॉपर के चिंतन में भी आ ही जाते हैं और इस दृष्टि से वो प्लेटो के समान मूल्यवादी, नैतिकतावादी, आदर्शवादी विचारक बन जाते हैं। दूसरा लॉजिक पॉपर इस संदर्भ में ये देते हैं कि आधुनिक युग में प्रसन्नता का जो कंसेप्ट है, प्रसन्नता की जो धारणा है, वो एक सैद्धांतिक धारणा है और अवास्तविक धारणा है, क्योंकि वास्तविक प्रसन्नता किस वस्तु को प्राप्त करने में या किस कार्य को करने में होती है, इस विषय में कोई आम सहमति नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि हर व्यक्ति के लिए सुख का कंसेप्ट अलग होता है। सुख के संबंध में किस कार्य को करने में सुख है या किस वस्तु को प्राप्त करने में सुख है, इस विषय में कोई सामान्य सहमति नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सुख अलग अलग तरीके का हो सकता है। लेकिन दुख का अनुभव प्रायः हर व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और दुख जैसी चीज हमेशा से ही मनुष्य के साथ जुड़ी रही है। इसलिए दुख कारक परिस्थितियों पर सहमति बनाना आसान होता है। दुख कारक परिस्थितियां क्या हैं? आधुनिक युग में गरीबी, बेरोजगारी, सत्ताधारियों द्वारा अत्याचार, युद्ध और बीमारी, ये ऐसे विषय हैं जिन पर सभी सहमत होंगे कि हाँ, इनसे दुख मिलता है। गरीबी के कारण दुख होता है, बेरोजगारी के कारण दुख होता है, सत्ताधारियों के द्वारा जब नागरिक अधिकारों को कुचला जाता है, स्वतंत्रताओं का हनन किया जाता है, तो ये दुख कारक परिस्थिति होती है। जब युद्ध की स्थिति होती है तो उस समय भी नागरिकों को दुखों को झेलना पड़ता है, और जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी की चपेट में आता है तो ये भी दुख कारक परिस्थिति है। इसको सभी मानते हैं, यानी इन विषयों पर सहमति है। तो राजकीय कानूनों का, सार्वजनिक नीतियों का निर्माण आप जानते हैं सहमति के आधार पर होता है। तो चूंकि दुखकर परिस्थितियों पर सहमति बनाना आसान होता है, इसलिए इन विषयों पर कानून बनाना, सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना भी व्यावहारिक होता है, आसान होता है। जबकि प्रसन्नता जैसा जो सैद्धांतिक विषय है, सुख जैसा जो अवास्तविक विषय है, उस पर सहमति प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए उसके विषय में सार्वजनिक नीति का निर्धारण करना भी कठिन है। तो इन दो तर्कों के आधार पर पॉपर ने नकारात्मक उपयोगितावाद का समर्थन किया है। एक तर्क नैतिक है और दूसरा तर्क सहमति का तर्क है कि दुखकारी परिस्थितियों पर सहमति आसानी से बन जाती है, इसलिए नीति निर्माण भी व्यावहारिक रूप में संभव हो पाता है। तो ये थे कार्ल पॉपर के राजनीतिक विचार। आशा है आपको पॉपर की हर धारणा समझ में आई होगी, स्पष्ट हुई होगी।